रहेंगे। ठीक। नमस्कार, मैं आरजू। साहित्य मंजूषा व्याख्यान माला के नवम दिवस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर अजीत कुमार पुरी सर मौजूद हैं। सर, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। सर का बहुत बहुत परिचय। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, आपका परिचय वैसे तो अत्यंत विशाल है, पर इसे संक्षिप्त रूप में मैं यहाँ आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। सर, अभी अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से हिंदी में स्नातक व परास्नातक की पढ़ाई इन्होंने की। दिल्ली विश्वविद्यालय से समाजवादी चिंतन, दृष्टि और रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्य, यह इस विषय पर इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज व पीजीडीवी कॉलेज में कई वर्षों तक अध्यापन के पश्चात वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सेवारत हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी निबंधों की वैचारिकी नामक पुस्तक इनकी प्रकाशित हो चुकी है तथा पहल, प्रत्यय, गंगनाचल, सहृदय, राष्ट्रीय सहारा में समय समय पर शोध आलेख और समीक्षाएं भी प्रकाशित हो चुकी हैं। सर, मैं हम सभी छात्रों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के विषय पर मैं अपनी बात रखना शुरू करूं? जी सर। ठीक है आरजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य मंजूषा के इस समूह से जुड़े हुए सभी विद्यार्थीगण, ये नवम दिवस है इसका, जो कि आपने अभी बताया। यानी कि 8 लोग 8 विषयों पर अपनी बात रख चुके हैं। और चाहे तो आप पिन कर दें इसको, मुझे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। ठीक है। इसमें पिन कर सकते हैं क्या मुझे, जो आयोजक हैं वो जो यस एक्सेप्ट सर, कर रहे हैं? कर सकते हैं सर। करिए ना इसको, पूरा ऊपर आ जाऊंगा वो करना पड़ेगा सर, वो अलग अलग तो ऊपर आ जाएंगे आप सबसे अलग। ना। सर, सभी को अपनी तरफ से अपने स्क्रीन पे आपको पिन करना पड़ेगा, तब आप ऊपर आएंगे। आप भी अच्छा चाहें तो ठीक है। पिन कर सकते नहीं, हम नहीं कर सकते क्योंकि सेटिंग नहीं है इसी से। हैं। ओके सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज का जो विषय है, नवजागरण और अंधेर नगरी। विक्रम की 20वीं शताब्दी का समय है, और ईस्वी सन लेंगे तो 19वीं शताब्दी का समय है, जब भारत सांस्कृतिक, राजनीतिक, साहित्यिक और धार्मिक, इन तीनों दृष्टियों से परिवर्तनशील हो रहा था, अपने को सज्ज कर रहा था। और उस समय जो भी चेतना भारत में एक बार झलकी और प्रबल रूप से उसने जो बाहर से आए हुए जो विचारों से जो टक्कर ली, तो उसको जो विविध प्रकार के जो विद्वान हुए आलोचना क्षेत्र में, किसी ने पुनराजागरण कहा, किसी ने नव जागरण कहा, किसी ने पुनरुत्थान कहा, भिन्न भिन्न नामों से इसको अभिहित किया, इसकी आलोचना की, समीक्षा की।
तो क्या भारत में ही ऐसा हुआ क्या? भारत से बाहर ऐसी स्थिति नहीं आई? तो आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो पाएंगे कि भारत से बाहर जो देश हैं, विशेष करके आज का जो यूरोप है, वहां भी ऐसी स्थिति 15वीं शताब्दी के आसपास घटित होती है। जब तक थोड़ा सा उसको आप नहीं समझेंगे तब तक भारत की परिस्थिति हमको समझ में नहीं आएगी और उसमें देवनागरी और भारतेंदु के योगदान को नहीं समझ सकेंगे। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊंगा, हाँ आप दृष्टि डालें। और उसके बाद भारत के संबंध में, हिंदी भाषी प्रदेश के संबंध में, भारतेंदु के संबंध में, अंधे नगरी के संबंध में बात करेंगे तो चीजें और स्पष्ट होती चली जाएंगी। जैसा कि आपको पता है 15वीं शताब्दी का समय यूरोप का अंधकार युग के नाम से, मध्य युग जो है वो अंधकार युग के नाम से जाना जाता है, डार्क एज। जब चिंतकों का ऐसा समुदाय वहां दो भागों में विभाजित हो गया, बन गया, जो एक कैथोलिकों का समूह था, दूसरा प्रोटेस्टेंट का समूह था जो आज भी बना हुआ है। प्रोटेस्ट, विरोध, किसका विरोध कर रहे थे? वो लोग बाइबिल में स्थापित उन सिद्धांतों का विरोध कर रहे थे जिसको वो लोग अवैज्ञानिक कहते थे। बाइबिल कहती थी पृथ्वी चपटी है और उसका जो केंद्र है यरूशलेम है, जहाँ ईसा का जन्म हुआ, जिसको लेकर के अभी युद्ध की स्थितियां बनी हुई थी पिछले दिन और विस्फोटक हो जाती हैं यदा कर। पृथ्वी चपटी है, यह एक वर्ग के रूप में मानता था, जो बाइबल में आस्था रखता था, फेथ रखता था। दूसरा एक ऐसा वर्ग जो पता था पृथ्वी को, और उसने अपने अनुभव से भी इस चीज को देखा। फर्डिनेंड मैगेलन, कोलंबस, वास्को डी गामा, कुक, पियरे, ये जो जल मार्ग से पृथ्वी के भिन्न भिन्न भूभागों में जाया करते थे, जिसमें उन्होंने अमेरिका तक पहुंचे, अमेरिको और कोलंबस। वास्को डी गामा अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ भारत आया। कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक पहुंचा। तो वे जताना चाहते थे कि पृथ्वी, और अंततः गैलीलियो, कोपरनिकस आदि जो वहां वैज्ञानिक थे जो अकाल मारे गए इन लोगों के द्वारा, बहुत से और लोग मारे गए, उनकी बातें सिद्ध हुई और एक तरह से यह मान लिया गया कि जो बाइबिल में है वो सब कुछ सत्य नहीं है, बहुत सी बातें मिथ्या हैं, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, इत्यादि इत्यादि। यही वह समय था जो, उसके पूर्व हम देखें तो अरब लोग भारत के संपर्क में आए और भारत से गणित विद्या जो है अरब गई, हिंदसा ने कहा, और हिंदसा जो है वो यूरोप में गई, अलजबरा के नाम से कहलाई हो, जिस पर पूरा पश्चिम का विज्ञान खड़ा है। तो गणित का मूल क्या है? दार्शनिक स्थान पद्धति, 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का लिखने का अपना एक विशिष्ट क्रम। यूनान में भी इस तरह की चीजें थी। तो यूरोप जो है अपने यूनान और रोम के जो पारंपरिक ज्ञान थे उनसे जुड़ा और इस तरह से उसने डार्क एज से अपने को निकाला, अपने को पुनराजागृत किया, पुनर्प्रतिष्ठित किया हर विषयों में। वहां पर सोचने के नए नए ढंग विकसित हुए। लेकिन भारत के संबंध में ऐसा सोच सकते हैं क्या कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है
वह किसी समय कुंद हो गई हो और फिर उसके बाद वो जागृत हुई हो, सोचने का, विचारने का जो तंतु है वो टूट गया हो। तो हम देखते हैं ऐसा नहीं, विविध प्रकार के विचार समूह भारत में सक्रिय होते रहे, लेकिन ज्ञान की जो मूल परंपराएं हैं वो सुरक्षित रही। वेदों से जो परंपरा निश्रित हुई, चिंतन के जो आयाम बढ़े, ये और विकसित होते हैं। युद्ध के क्षेत्र में भले ही घटनाएं घटती रही, सेनाएं हारती रही, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में साधना चलती रही अविरल। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, महावीर, श्रीधर, ये सारे जो गणितज्ञ हैं एक क्रम से अपने अपने समय में होते रहे। 11वीं शताब्दी में लीलावती लिखा भास्कराचार्य द्वितीय ने, जबकि अरबों का आक्रमण जो है वो 713 ईस्वी में शुरू हो चुका था। तो उसके बाद तुर्कों के आक्रमण तांते लग गए थे, लेकिन ज्ञान की साधना करने वाले उसमें लगे रहे। कालांतर में जब ये आताताई समूह जो है प्रबल हुए तो उन्होंने विश्वविद्यालय को जलाने का क्रम शुरू किया, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय उन्होंने जलाया, इत्यादि इत्यादि। तो उसी भारतीय ज्ञान परंपरा को ठेस लगी और वो कुंद हुई। लेकिन सोचने के ढंग में अंतर नहीं है। मूल सिद्धांत जो ज्ञान के थे वे भारत में भले ही भिन्न भिन्न मत संप्रदाय समय समय पर बनते गए, लेकिन उसमें वो विचार सुरक्षित रहे, चाहे वे हिंदू धर्म के सिद्धांत हों, बौद्ध धर्म के सिद्धांत हों, जैन के सिद्धांत हों, सिखिज्म के हों या किसी के भी, वो उसमें वर्तमान रहे। एक चीज हम कह सकते हैं कि जो ईसा की 19वीं शताब्दी में जो हम एक धार्मिक आंदोलन देखते हैं भारत में, आर्य समाज के नाम से, ब्रह्म समाज के नाम से, प्रार्थना समाज के नाम से, रामकृष्ण मिशन के नाम से, वो एक तरह से जो विदेशी वैचारिक जो आक्रमण हो रहे थे भारत में, उसके प्रतिरोध में ये आंदोलन थे, जिसमें भारत अपने विचारों को बार बार परख रहा था और उसको जो है ठीक कर रहा था। आप देखें 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई बंगाल में राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो उसमें ब्रह्म समाज एक रक्षात्मक मुद्रा में ईसाइयत के समक्ष जो है खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। आक्रमण करने की स्थिति नहीं थी, जबकि ईसाइयत फ्लॉप थी, फेल थी वहां, तभी तो पुनराजागरण हुआ वहां पर। ईसाइयत के बल पर यूरोपीय समाज एक कदम भी आगे बढ़ने की स्थिति में न तो तब था न तो आज है, क्योंकि उसमें जो मूल चीजें हैं वे विज्ञान के विरुद्ध है। और वहीं के लोगों ने इसका खंडन किया, मार्टिन लूथर किंग ने खंडन किया और लोगों ने। तो इस प्रकार जो है, चूंकि भारत के लोग उस समय इन सब चीजों से उतने जागरूक नहीं थे, इसलिए राजा राम मोहन राय इस क्षेत्र में नहीं आ पाए। लेकिन हम देखते हैं कि जब 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करते हैं, तो फिर बड़े धूमे वेग से समाज में आ गई जो मूल सिद्धांत थे उसको तो उन्होंने स्थिर किया ही, लेकिन जो कुरीतियां थी उसका विरोध तो प्रबल रूप से किया। लेकिन जब उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, सत्य अर्थ का प्रकाश करने वाली जो अपनी पुस्तक लिखी 1875 में,
जिसका द्वितीय संस्करण जो है परिशुद्ध होकर 1882 में आया। तो उसमें उन्होंने 2 अध्याय बहुत बड़ी क्रांति थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कोई इनके ऊपर आक्रमण करता है तो बचाव के लिए कुछ बोलते हैं या कुछ करते हैं। ये पहली बार हुआ। आप संस्कृत के 4 अध्याय देखें दिनकर की, भारत की सांस्कृतिक यात्रा के संबंध में बहुत मुकम्मल पुस्तक है, जिसकी भूमिका प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है और काफी चर्चित पुस्तक है। तो उसमें एक अध्याय पूरा आर्य समाज और उसके आंदोलन पर उन्होंने लिखा है। दयानंद के समकालीन थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। जब वो साहित्य के क्षेत्र में आए 1850 में, तो उनका जन्म ही हुआ। स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में हुआ। यानी कि आप मान सकते हैं कि 25-26 साल जो है दयानंद सरस्वती बड़े थे। दयानंद सरस्वती का मूल गुजरात था। टंकारा गांव जो है वो काठियावाड़ क्षेत्र में, लेकिन वे भ्रमण करते रहे, उपदेश देते रहे हिंदी प्रदेश में, और हिंदी में आर्य भाषा जिसको बोलते थे उन्होंने अपनी बात जो है करने का अभियान चलाया। उसमें पहले उन्होंने संस्कृत में सारी चीजें कही, लेकिन जब वो कलकत्ता में गए और केशव चंद्र सेन से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने हिंदी को अपना लिया और फिर उसमें जो है अविरल निरंतर रूप से उन्होंने हिंदी में अपनी बात रखी, संवाद किए और हिंदी में पुस्तकें भी लिखी उन्होंने। यहाँ तक कि वेदों के जो भाष्य है वो भी हिंदी में करते गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में हुए, काशी में हुए। 34 वर्ष 4 मास के लगभग उनकी आयु मिली उनको। 10 वर्षों तक वो सामाजिक जीवन में रहे, जब वो एक प्रकार का लेखी कार्य कर रहे थे। पत्रकारिता, साहित्य के विविध क्षेत्र में उनको गति थी। अंधेर नगरी जो प्रहसन लिखा उन्होंने, उसका तो आधार अगर देखा तो स्वामी दयानंद की ने जो लोकोक्ति कही है अंधेर नगरी चौपट राजा की, सत्यार्थ प्रकाश में इसका विवरण है। तो बहुत कुछ वहां से उन्होंने लिया और उसके बाद जो है एक नाटक का रूप दिया। और तत्कालीन जो ब्रिटिश व्यवस्था थी उसमें किस प्रकार से एक अनुत्तरदायी शासन जो है भारतीयों के ऊपर चल रहा था, उसका दिग्दर्शन करना है। एक बात यहां ध्यान रखिएगा आप लोग कि इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में अक्सर हम लोगों को पढ़ा दिया जाता है कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था, भारत इतने वर्षों तक गुलाम था। ये अर्थ सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं। भारत के संपूर्ण भूभाग पर एक दिन भी किसी विदेशी बादशाह ने, अंग्रेज ने या किसी ने भी शासन नहीं किया है। भारत के कुछ कुछ क्षेत्रों पर कुछ कुछ समय के लिए उनका आधिपत्य रहा है और वहां भी भारतीय लोग जो है उनसे स्वाधीनता पाने के लिए निरंतर लड़ते रहे, उनको परास्त करने का उपाय खोजते रहे। बाबर से लेकर के औरंगजेब तक का जो समय है उसमें भारतीय एक दिन भी चैन से नहीं बैठे, किसी न किसी की अगुवाई में लड़ते रहे।
शिवाजी की अगुवाई में जो उन्होंने अभियान छेड़ा, पेशवा बाजीराव तक आते आते मुगलों का साम्राज्य जो है उखाड़ के फेंक दिया उसको। बीच में अंग्रेज आए व्यापारी के वेश में, तो वे भी यहाँ के लोगों को अपने पक्ष में मिला के बातचीत करके उनकी सद्भावना लेकर के ही टिक पाए, और वो भी लगभग आधे भारत। 1 नवंबर 1858 का विक्टोरिया का घोषणा पत्र आप देखें तो उसमें आपको दिखेगा कि वो स्वयं कहती है कि जो मेरा भतीजा जो है करजन जो है ये यहाँ का वाइसराय रहेगा, और हम भारत की 1 इंच की भूमि जो है, अधिक भूमि जो है नहीं लेंगे, जो अब तक ले लिया है। अब भारत के जो राजा हैं वो अपनी भूमि पर रहेंगे, हम अपनी भूमि पर रहेंगे। और फिर अंग्रेजों ने कोई अतिक्रमण नहीं किया, अवध के राज्य को अपने मिलाया। उसके बाद विद्रोह हुआ, लोग लड़े, परास्त हुए, अलग बात है 1857 में। लेकिन फिर जो है अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं रही, संसद जो है सीधे आ गई थी, उसने नियंत्रण ले लिया था, और उसका संचालन करने वाले जो लोग हैं वहां भारत में रहते, उधर रहते थे इंग्लैंड में। भारत में एक वाइसराय नियुक्त कर दिया था, उसकी एक कमेटी बना दी थी। लेकिन वे लोग जो है क्या कर रहे हैं, भारत की भूमि का अतिक्रमण नहीं किया। यानी कि भारत 2 स्थितियों में था, एक तो देसी राज्य, उदयपुर, बड़ौदा, मैसूर आदि जो है, कश्मीर आपका था ही कितना बड़ा भूक्षेत्र जो है, निजाम का हैदराबाद था, मराठों की रियासतें थी, और ब्रिटिश इंडिया जिसमें ब्रिटिशर्स का अपना नियम कानून चलता था। इसमें पंजाब, अवध, मुंबई प्रांत जो है, बिहार प्रांत जो है, बंगाल तो था ही, वहां शुरुआत किया था। तो भारत 2 स्थितियों में था कि जो है वो ब्रिटिश इंडिया और क्या नाम है, देसी रियासतें जो है। तो इस तरह से भारत में 2 भाग थे, एक तो ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत और एक देसी रियासतें जो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर के अपनी जो है स्वायत्त सत्ता रखती थी। उनका अपना संचालन, उनकी टैक्स व्यवस्था वो सब चलती थी। तो एक झटके में कह देना कि पूरा भारत अंग्रेजों के अधीन था, बड़ी त्राही त्राही थी, ये ठीक नहीं है। लेकिन वो हल्ले में कहीं चली जाती है। लेकिन उन्हीं पुस्तकों में जाकर के आप ध्यान से देखें, हरिशन ने जो ये राम लखन शुक्ल ने जो संपादित किया है पुस्तक जो है आधुनिक भारत जो है, तो उसमें देखेंगे पूरा पार्ट ही है भारत में देसी रियासत। तो इस तरह से आपको समझना चाहिए। अंधेर नगरी शेष भारत में जो ब्रिटिशर्स का राज्य था उसकी क्या व्यवस्था थी, भारतेंदु ने उसकी पोल खोल। सीधा नहीं सके थे, क्योंकि अंग्रेजों का दमन चक्र जो है 1857 में उन्होंने देखा तो नहीं था, लेकिन सुना तो होगा आगे चल कर, जब वो 10-12 साल के हुए होंगे तो सुना तो होगा ही कि किस तरह से जो है अंग्रेजों ने दमन किया भारतीयों का। बड़े पैमाने पर लोग फांसी पर लटका दिए गए। तो इसलिए उसका जो उस शासन व्यवस्था की जो कमियां हैं, उस शासन व्यवस्था की जो अपने भारतीय दृष्टि से जो अपनी क्षति है, उसका उन्होंने दिग्दर्शन कराया। और आप देखें तो इसमें उन्होंने जो सत्य असत्य के विवेक का निर्णय करने के लिए जो पात्र चुना, उसमें जो है महंत जो है एक पात्र, नारायण दास, गोवर्धन दास 2 शिष्य हैं, महंत जी उसके गुरु हैं।
तो अंधेर नगरी का नियम क्या है? टके शेर भाजी टके शेर खाजा। जबकि सृष्टि का नियम यह है कि हर वस्तु का मूल्य इतना अलग अलग है। स्वर्ण का मूल्य अलग है, मिट्टी का मूल्य अलग है, कोयले का अलग है, वस्त्र का अलग है। लेकिन अंधेर नगरी ने क्या व्यवस्था बना दी कि टके शेर भाजी टके शेर खाजा। और उसमें गोवर्धन दास को आनंद ही आनंद है। नारायण दास नहीं रहता है, शिष्य गुरु भी चले जाते हैं, और फिर वो फंसता है। गुरु उसकी आके रक्षा करते हैं। इस बीच में जो प्रसंग अंधेर नगरी में अगर आप देखें तो भारतेंदु ने भारतीय समाज की भी जो है उस समय क्या स्थिति है इसका दिग्दर्शन कराया है। कितने प्रकार के लोग हैं, जातियां हैं, उसके बाजार का जो दृश्य है उसमें क्या क्या है। नारंगी वाली है, हलवाई है, कुजड़िन है ना, मुगल है, पाचक वाला है, मछली वाली है, जात वाला ब्राह्मण है, बनिया है ना। इसमें उन्होंने उनके माध्यम से भारतीय समाज का दिग्दर्शन कराया। जात पात की क्या स्थिति हो गई थी, जात वाले ब्राह्मण को जिन्होंने सामने रखा जो पात्र जो है, तो उसमें उसकी बात कही है। और कितने प्रकार की सब जो सब्जी और फल होते थे, नारंगी वाले की बात देखेंगे तो आ जाता है। मिठाइयां कितने प्रकार की थी, हलवाई के मुख से उन्होंने कह दिया है। तो भारतीय समाज का दिग्दर्शन भी करा रहे हैं, और उसमें जो गुण अवगुण है, उस गुण दोष है उसको भी सामने रख रहे हैं। अंग्रेजों की क्या स्थिति है, उनकी शासन व्यवस्था की स्थिति क्या है कि वो दंड पर निर्भर है। जो उनको टैक्स न दे, जो उनकी बात न माने, उनको सीधे फांसी लटका दो। नंदलाल बोस का केस तो चर्चित ही रहा कलकत्ते में। और सेठ अमीचंद के वंश में भारतेंदु हुए थे, जिसका अपना एक रुतबा था कलकत्ते में, जगत सेठ, सिराज दौला तक का उधार लेता था उनसे जो। और किस प्रकार से जो है बंगाल में कुछ आश्रम फैला, नंदलाल बोस को फॉरेन हेस्टिंगस ने जो फांसी दी झूठे केस में फंसा करके। तो ये सारी चीजें जो है भारतीय समाज में छन छन करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्षेत्र था वहां पर फैल रही थी। अंग्रेजों के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। अंधेर नगरी में भारतीयों की जो धारणा थी, लेखक के जो अपने अनुभव थे, पारंपरिक रूप से जो अंग्रेजों का भारतीयों के साथ जो व्यवहार था, इन सब का दिग्दर्शन कराने का उन्होंने प्रयास किया है, हास्य और व्यंग का पुट लेकर। और अंत में ये भी बताने का प्रयास किया कि राजा जो है जब प्रजा की भलाई करता है, प्रजा का रंजन करता है, उसके कल्याण के बारे में सोचता है, तब वह पूजनीय होता है, तब वह वंदनीय होता है। तब उसके विरुद्ध विद्रोह करना जो है पाप माना जाता है। लेकिन राजपद पाकर के जो समाज की रीत नीति का रक्षण न करे, समाज में उत्पन्न होने वाले अपराधियों को दंड न दे, और स्वयं एक लुटेरा बन करके समाज को चौतरफा लूट करके उसको दुखी करने का प्रयास करे, पीड़ित करने का प्रयास करे, तो ऐसा राजा वध के योग्य है। राजा परम देवतम नास्ति, राजा परम देवता है नहीं।
यह कथन जो है बहुत काल से भारत में चला आ रहा है। जो श्रेष्ठ राजा हुए हैं उसके लिए लोगों ने बलिदान भी दिए हैं, उसकी आज्ञा भी मानी है, इसका भी अपना एक लंबा इतिहास है। लेकिन जो दुष्ट राजा हुए, समाज पर अत्याचार किए, उसका वध करने का भी लंबी परंपरा भारत में। नहुस उस श्रेणी में है जो ऋषियों को बड़ा कष्ट देता था, वध कर डाला उसका। और आप देखें तो द्वापर में जो कंस हुआ तो उसके सगे भांजे थे कृष्ण ना। कृष्ण ने स्वयं कंस का वध कर डाला। और भारतीय समाज में इसको धर्म कहा गया, इसको पाप नहीं कहा गया, क्योंकि कंस पीड़ित कर रहा था लोगों को, धर्म प्रेमी लोगों को पीड़ित कर रहा था। अंधेर नगरी में भी हम क्या देखते हैं कि गोवर्धन दास और महंत दोनों मिलकर के कुछ इस तरह की युक्ति बनाते हैं कि राजा स्वयं जो है फांसी के फंदे पर चढ़ जाए। आप तो नाटक पढ़े हुए, उसमें प्रसंग आता है, दोनों गुरु शिष्य जो है लड़ पड़ते हैं आपस में, नहीं हम चढ़ेंगे फांसी पर। राजा पूछ बैठता है कि क्यों चढ़ना चाहते हो फांसी। तो उसमें बताते हैं कि जो इसमें इस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ेगा वो सीधे स्वर्ग में जाएगा। राजा स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। और इस तरह से उस जो नगरी में जो अंधेरा है, राजा का कारण ही तो है। अंधेर नगरी चौपट राजा, राजा ही राजनीति का मूल है। एक श्रेष्ठ राजा समाज में उत्पन्न होने वाले दुष्ट तत्वों को दंडित करके, सज्जनों की रक्षा करके, श्रेष्ठ व्यवस्था बना करके सुशासन स्थापित करता है। राजा की आवश्यकता समाज में क्या होगा? क्योंकि समाज की जो रीति एवं नीति है उसका पालन कराने के लिए जो संवैधानिक जो शक्ति है, सामर्थ्य है, एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो सेना बनाए, सेना बनाने के लिए वो टैक्स ले और फिर जो समाज में शांति उत्पन्न करने वाले तत्वों को दंडित करे। और ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए जो पराक्रम करता है तो समाज के लोग उसकी प्रशंसा करें, उसकी आज्ञा माने, सहयोग करें। क्योंकि समाज की रचना ही ऐसी है कि सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते। कोई ज्ञानी होगा, कोई बलवान होगा, कोई बुद्धिमान होगा, है ना, कोई सेवा कार्य में दक्ष होगा। तो जो पराक्रम में दक्ष है ऐसा कोई व्यक्ति जो है समाज का नेतृत्व करे, राजा बने, इस सोच के साथ ये व्यवस्था सामने आई। आज भी वही है, निर्वाचित करते हैं हम लोग राजनीतिक दलों में से किसी एक पार्टी बहुमत दे करके, किस लिए? कि वो सुशासन स्थापित करे। नहीं करते तो हटा देते हैं, क्योंकि हटाने का विकल्प हमारे पास है। लेकिन सोचो जहां विकल्प नहीं था हटाने का, वहां क्या करती जनता? वहां तो बध ही एक उपाय है। और भारतेंदु ने इसको सामने रखा। भारतीय न्याय व्यवस्था के नाम पर अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ एक बहुत बड़ा छल किया, कपट किया, पाखंड किया, जिसमें उन्होंने जो है न्याय के नाम पर ऐसा तंत्र खड़ा किया कि जहां पर एक सच्चे व्यक्ति को झूठा सिद्ध किया जा सकता था, झूठे को सच्चा सिद्ध किया जा सकता था। भारतेंदु के बाद जो कहानी लिखी नमक की दरोगा प्रेमचंद में, आप देखो बंशीधर सत्यनिष्ठ है, एक संपन्न व्यक्ति को पकड़ता है आलोपी दिन को, लेकिन अपने वकीलों की फौज के बल पर, धन के बल पर, टिकड़म के बल पर सबको खरीद लेता और बंशीधर अपनी नौकरी से निकाल दिए जाते। ये अंग्रेजों की व्यवस्था थी। उसी प्रेमचंद ने पंच परमेश्वर नाम की कहानी भी लिखी, जिसमें कोई तामझाम नहीं है, कोई वकील नहीं है, कोई उस तरह का बहस फसाईवा नहीं है। आपस के गांव के ही लोग हैं, अलगू चौधरी हैं, जुम्मन शेख हैं, बारी बारी से एक दूसरे के विरुद्ध जो है वो पंच बनते हैं, लेकिन निर्णय वही देते हैं वो
जो निर्णय होना चाहिए, जो सत्य के निकट होता है। तो इस तरह से प्रेमचंद ने तो आगे चल करके कर्मभूमि में भी अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की जो उसका खोखलापन है उसको अमरकांत के जीवन के द्वारा चरितार्थ किया, वर्णन किया, प्रतिकार किया। भारतेंदु ने इन सब की शुरुआत की, उनकी महत्ता इसमें है। भारतेंदु के ठीक पीछे रीतिकाल, जब कवि का क्षेत्र, साहित्यकार का क्षेत्र बहुत सीमित है, वो अपने राजा और उसके राज्य के बाहर देख ही नहीं पाता है, उसी में उलझा हुआ है। पद्माकर, बिहारी, केशव, भिन्न भिन्न राजाओं के आश्रयदाता हैं, देव आश्रय लेते हैं और फिर उसके बाद तो उनके ही यशोगान में। भारतेंदु हरिश्चंद्र पहले ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने भारत को व्यापक फलक में देखा, और इसके लिए उन्होंने साहित्य की जो नवीन विधाएं हैं जो उस समय बन रही थी प्रेस के आगमन के बाद, उन विधाओं में लिखना शुरू किया। निबंध, कहानी, है ना, नाटक, कविता में भी खड़ी बोली में कविताएं उन्होंने थोड़ी सी लिखी। प्रबोधनी आदि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नाटक उन्होंने अनुवाद भी किए और लिखे भी। अंधेर नगरी उनका लिखा हुआ नाटक है, प्रहसन के क्षेत्र में आता है जो उन्होंने बताया है। तो हम देखते हैं कि जो है जो अंधेर नगरी है, यह भारत के उस समय की तात्कालीन जो स्थिति है, ब्रिटिश जो व्यवहार कर रहे हैं भारतीयों के साथ, उसमें कितना जो है पाखंड है, उनकी कपट नीति है, इसका पूरा दिग्दर्शन जो है वो अंधेर नगरी में कराते हैं। और उस समय जो भारतीय समाज में जो चिंतक वर्ग जो है, भारत से बाहर से जो आई हुई जो वैचारिक जो आक्रमण है उसका प्रतिकार कैसे कर रहा है, इसको भी वो अपने साहित्य में स्थान देते हैं। तो इस तरह से अंधेर नगरी को हम जो है इस रूप में देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं। मेरी समझ से आपने जो मुझे समय दिया है तो आपने बताया नहीं कि कितने समय तक मुझे आपके साथ बातचीत करनी है। प्रश्न भी आप लोग पूछेंगे, जिज्ञासा भी करेंगे कि एक तरफा ही ऐसे बोलना है, कुछ प्रकाश डालना जो इसके आयोजक हैं। सर देख लीजिए आप, आपको जब तक ठीक लगे टॉपिक। नहीं, क्या आप लोग अपनी तरफ से कोई बातचीत नहीं पूछेंगे, जिज्ञासा नहीं रखेंगे? जी सर, अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है सर से अभी। क्योंकि ये 1 घंटे का ही तो है ना। जी सर। तो 5:45 तो हो गए, ये तो लाइसेंस तो आपने लिया नहीं होगा, लाइसेंस हाँ, नहीं तो लिया, अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है। क्योंकि ये 5:45 हो गया, 15 मिनट तक का समय हमको देगा। तो अगर कोई बातचीत, क्योंकि संवाद का मतलब है कि कोई अपनी बात भी रखे, तो उस बहाने से वो बात पर भी प्रकाश पड़े तो और अच्छा रहता है। तो आप आमंत्रित करिए प्रश्न को। Good evening, sir. Myself Deepesh Gupta. I am IGNOU first year student MA. Sir, I जी have one question. सर, अंधेर नगरी चौपट साझा जो आपने गोवर्धन दास और नारायण दास का जो बताया है, वो आज के संदर्भ में कितना उसका, जैसे आज के युग में वो अंधेर नगरी चौपट साझा का जो प्रसंगता है, जिस तरह का कोरोना काल चल रहा है, उसमें जो एक तरह का राजा की भूमिका होती है जिस तरह की, वो नहीं हो पा रही है, आम जनता परेशान है, वो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति, वही कंडीशन, वही सब कुछ ठीक तरह से न्याय नहीं मिल पाना, चाहे वो नारी हो, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो मजदूरी ले लो, सब मतलब हर जगह से, हर कहीं किसी ना किसी से हर व्यक्ति परेशान है। तो आज के समय में उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या आज के संदर्भ में वो बात, वो चीज फैक्ट हो रही है, नहीं हो रही है? ठीक है, धन्यवाद। देखिए, जो कोरोना काल है
इस समय पूरा संसार ही एक तरह से बहुत ही विपत्ति के समय से गुजर रहा है। आज के 100 साल पहले लगभग जो है स्पेनिश फ्लू नाम की बीमारी जब आई थी तो भारत में 12 करोड़ लोग जो है सीधे उसके प्रभाव में आए थे और उसके बाद 6-7 करोड़ लोग तो निपट गए। उसके साथ प्लेग और तमाम और बीमारियां भी थी। आप देखे हैं भारत भारती को, मैत्री शरणगुप्त की रचना को, तो उन्होंने 3 उसका बनाया है, अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्य खंड। वर्तमान खंड में भारत की क्या दशा है उस पर उन्होंने पूरा दिग्दर्शन कराया है, बताया है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई इतना बड़ा संकट आया है। संकट इस मृत्युलोक में बार बार आते रहे हैं। इस बार तो ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसकी प्रबल मतलब पुष्टि हो रही है बार बार, कि ये चीन द्वारा उत्पन्न किया गया एक कृत्रिम जो है रासायनिक जो हमला है। तो अपने आप में तो चीन सामने है, सारे देश मिलकर के उस पर दंड लगाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्तित्व है ही बना हुआ 1945 से। एक तो ये। दूसरा आप कह रही हैं कि भारत में जो तंत्र है वह तंत्र जनता के उस तरह से सहायता नहीं कर पा रहा है जैसे उसको करनी चाहिए। ठीक कर रही हैं, क्योंकि भारत में जो तंत्र है भारतीय द्वारा जो अधिकृत कर लिया गया संसद के द्वारा जो है, वो भारतीय समाज का अपना तंत्र है ही नहीं। जिस तंत्र से भारतेंदु हरिश्चंद्र 2-4 हुए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो अंधेर नगरी में जिसका दिग्दर्शन कराया, वह तंत्र जो है उनके मरने के बाद, मृत्यु के बाद 1885 के बाद, 1885 में कांग्रेस की स्थापना भी होती है। 1947 तक आते आते और मजबूत होता है। 1935 में तक जो संविधान बन जाता है 26 नवंबर 1949 में, और फिर 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। अंधेर नगरी की जो प्रासंगिकता है, महत्व यह है इस रूप में कि भारत के लोग विचार करें, सोचें कि जो चीजें अपनाई उन्होंने 1950 में, उसमें उनका कितना अपना था, कितना अंग्रेजों द्वारा पहले से चला आ रहा जो सिस्टम था जिसको उन्होंने अपने ऊपर थोप लिया। अब जब थोप लिया तो उसके गुण दोषों से 2-4 तो होना ही पड़ेगा, और हम लोग हो रहे हैं। जिसके मन में जो आ रहा कालाबाजारी कर रहा है, दवाओं कालाबाजारी हो रही है, नकली उसमें पानी मिला के लोग लगा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी जो है अफवाह उड़ा दे रहा है, ये सामान नहीं है, ये घट गया, वो घट गया, और उसकी व्यवस्था न कर करके जो है एक पेंडेमिक, एक जो है पीड़ित, एक जो है वो क्रिएट कर रहा है। ऐसे तमाम स्टेटों की स्थिति है, केंद्र में भी ऐसी स्थिति है कि कोई जवाबदेह नहीं है। अंग्रेजों ने जो व्यवस्था बनाई, उस व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता थी, सबसे बड़ा उसका लक्षण था कि वहां किसी कोई जवाबदेही नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज बाहरी थे, उनका इस देश के लोगों से कोई मतलब नहीं था। उनको केवल टैक्स इकट्ठा करना था, धन लेना था, अपना लूट के ले जाना था। इसलिए ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया, ऐसी नौकरशाही डेवलप की कि जो है वो जवाब देता और उसके ऊपर कोई
मुकदमा भी ना चल सके, कोई कार्रवाई भी ना हो सके, और उसको न्याय व्यवस्था को भी ऐसा उन्होंने पेश डाल दिया कि वो चलती रहे, बीच में लोग भूल जाएं, और अंततः जो है ऐसी स्थिति आती है कि लोग छूट जाते हैं, सबूत नहीं है जी। अभी का आपने देखा ना वहां पर सेनारी कांड जो हुआ, उसके पहले लक्ष्मण रुआते कांड का निर्णय हुआ बिहार पटना हाईकोर्ट, भाई जी सबूत नहीं है, छूट गए लोग। तो इस तरह से देवनागरी की प्रासंगिकता इसमें है कि भारतेंदु ने जिस चीज से हमको सावधान किया था, जिस व्यवस्था के बारे में उन्होंने इतना खुल के लिखा था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जाने अनजाने उस व्यवस्था को अपने ऊपर ले लिया, समीक्षा भी नहीं किया, और फिर हम जो है उसी चीजों से दो चार हो रहे हैं जिससे उस समय का समाज हो रहा था। तो अभी भी अगर हम उसको, इन चीजों को जो हमारे आसपास हैं, अगर उसका विवेचन करें, उसके दोषों को निकालने का प्रयास करें, जवाबदेह बनाएं शासन तंत्र को, न्याय तंत्र को, तो निश्चित ही जो है हम अपनी सुख के दिन को वापस ला सकते हैं, और जो हमारे ऊपर कठिनाइयां हैं, जो गैर जवाबदेही जो शासन है, उससे निजात भी पा सकते हैं। क्योंकि केवल किसी पार्टी के शासन को हटा देना कोई समस्या का हल नहीं, क्योंकि भारत में जो कार्यपालिका है तो दो तरह से है ना, एक अस्थाई एक अस्थाई। अस्थाई तो है दरोगा, पुलिस, जज, ये तो है, ये तो कहीं नहीं जा रहे हैं। जा कौन रहा? मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सदस्य। तो इनका भी जो स्वभाव है, इनकी भी जो उत्तरदायी स्थितियां हैं, ये बन जाएं ताकि कोई भी शासन करने वाला दल बार बार से आता रहे, उसका कोई प्रभाव ना पड़े, तब समाज में स्थायी रूप से कोई अच्छी व्यवस्था आ सकेगी। और इसी में देवनागरी का अपना, उसकी अपनी प्रासंगिकता भी है। ठीक है जी, सर धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन और, सर परसों हमारे टीचर पढ़ा रहे थे, उन्होंने बोला था कि 1857 में जब भारत आजाद वो दोबारा से मतलब स्ट्रगल किया था, तो वो नहीं हो पाया। उसके बाद भारत हरिश्चंद्र विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के बारे में लिखा था कि हे देवी, आप ही मतलब हम आपके ही गुलाम है, आपकी, मतलब ऐसे करके एक लाइन आई है, उन्होंने अपनी उसमें किताब में लिखा है। तो उन्होंने डिस्कस किया था कि वो भारतीय वो उन्होंने हार मान ली थी, ऐसा भी कुछ था कि वो विदेशी व्यवस्था को एक्सेप्ट करते थे कि हमें उजाले की तरफ लेके जाएगी। बाद में पहले उन्होंने विरोध किया, जब नहीं हो पाया तो बाद में, ऐसा कुछ था क्या सर? ठीक ठीक सुनिए, भारतेंदु युग के बारे में यह बात है कि राजभक्ति और देशभक्ति के बीच का द्वंद्व चलता है। तो अगर ऐसा आप देखें तो भारत में भारतेंदु के बाद राजनीतिक आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, उनका चेहरा तो और कुरूप है। आपको पता है कि 1947 में जब यूनियन जैक उतारा गया लाल किले से, तिरंगा फहराया गया और प्रधानमंत्री बने लाल नेहरू, तो उन्होंने जो ओथ लिया, शपथ लिया, किसे लिया? लॉर्ड माउंटबेटन से लिया, और जून 1948 तक वो बने रहे इस पद पर। उसके बाद भारत के गवर्नर बने राजगोपालाचारी, और फिर 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो फिर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बने। तो बड़े भयावह चित्र हैं भारतीय राजनीतिक सामाजिक दशा के। भारतेंदु का तो आप कह सकते हैं कि एक व्यवस्था थी उनके लिए, अंग्रेजी राज से सीधे टक्कर नहीं ले सकते थे। वो तो राजनीतिक कर्मी भी नहीं थे, वे तो साहित्यकार थे। इसलिए उन्होंने जो नील देवी नाटक लिखा है, उस नाट्य जो है उसको अगर आप लोग पढ़े समझ में आएगा भारतेंदु की नीति क्या है। उस नाट्य में उन्होंने अपनी नीति स्पष्ट कर दी। नील देवी क्या है? उस राज्य की रानी है जिसका राज्य छिन गया है, राज्य प्राप्त करना है, इसलिए शत्रु देश के जो लोग हैं, राजा हैं, उसे स्वांग करती है कि हम आपके ही हैं,
लेकिन उसके हृदय में क्या होता है कि वो अपने देश को स्वतंत्र करना चाहती है और करा लेती है। भारतेंदु की दशा वही है। भारतेंदु ने अंग्रेजों के साथ जो विक्टोरिया आदि की जो प्रशंसा की है, वे उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए है। उनका मूल ध्येय नहीं था कि अंग्रेजों का राज हमेशा स्थिर रहे। अगर ऐसा होता तो भारत दुर्दशा लिख करके भारतेंदु अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं करते। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, धन धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। अंग्रेजों के राज में बड़ा सुख का सामान इकट्ठा हो रहा है, भारत का धन जो है बाहर चला जा रहा है, ये कितनी दुख की बात है। और भारत दुर्दशा नाटक में तो अंग्रेजों से लड़ने के लिए जो तमाम जो सामूहिक वृत्तियां लोगों में उत्पन्न होती हैं, उसका दिग्दर्शन कराया है। तो इस तरह से एक साहित्यकार की जो उसकी मनोस्थिति थी, भाई साहित्यकार समाज में देख रहा है ना, अंग्रेजों से बहुत से राजा लोग मेल मिलाप कर रहे हैं। तो भारतेंदु तो इतने समर्थ नहीं थे कि उनके पास सेना थी, वो लड़ लेते। उन्होंने एक ऊपरी आवरण जो है मेल मिलाप का रखा। कोई अंग्रेजों से संधि नहीं थी, कोई इस तरह की बात नहीं थी। उन्होंने कुछ उसके विक्टोरिया की प्रशंसा में छंद लिख दिए, लेकिन उनका अधिकतर जो उद्बोधन है वो भारतीयों के लिए है। और उसमें जो है यही प्रेरणा है कि भारत शीघ्र से शीघ्र जो है अपनी खोई हुई गौरव को प्राप्त करता है। भारत देश की उन्नति कैसे हो, जो बलिया भाषण देते हैं उसको आप पढ़िए, आपको दिखिएगा कैसे वो कामना करते हैं कि भारत के लोग सारा भेदभाव छोड़ के हाथों में हाथ डाल के एक हों और अपने देश को उन्नति करें। तो इस तरह से केवल इन बिंदुओं को लेकर के हम जो है भारतेंदु और उनके लोग जो लेकर के उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो गुलामी की मानसिकता को स्वीकार करने वाले थे, अथवा जो है उनके अंदर जो है अंग्रेजों के प्रति कोई विशेष मोह था। मोह तो उनको भारत के प्रति था। हाँ, उनके बाद के जो लोग हुए, गांधी आदि जो है, उनका राजनीतिक क्षेत्र में आंदोलन था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों के साथ अपनी जो है बात मिलाई रखी जो है, और उसके पूरे सिस्टम को जो हमारे ऊपर छोड़ लाद दिया। तो इस तरह से तो सबसे ज्यादा अपराधी तो भारत के राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने हमको उस व्यवस्था से निजात नहीं दिलाई, बल्कि उसमें और उसको बढ़ा करके हमारे ऊपर लाद दिया। इस दृष्टि से तो भारतेंदु कहीं नहीं ठहरते। ओके सर, धन्यवाद सर, ठीक है। और किसी का अपना कोई बात हो कहें तो उस पर मैं बातचीत करूं। अविनाश अग्रवाल इस संयोजक हैं इसके संयोजक कौन है? मेरा तो कोई सीधा परिचय भी नहीं था। अग्रवाल अविनाश जुड़े हुए हैं क्या आप इसके? आप ही संयोजक हैं इसके? नहीं सर, हम कई लोग हैं इसमें। हमारे साथ में एक पूरी टीम कार्य कर रही है, जिसमें आरजू है इस टीम में, आद्या है इस टीम में, हर्ष है इस टीम में, और वर्षा यादव हैं, शिवानी हैं, और कई लोग इस टीम में कार्यरत हैं। तो आज का जो विषय आपने हमको दिया, तो क्या आप लोग संतुष्ट हैं इससे? जी, हम लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। आगे का संचालन आरजू आप बोलें। जी सर, बिल्कुल संतुष्ट हम सभी शायद यहाँ पर। और अब समय आ गया है कि मतलब इसका समापन करना चाहेंगे। मैं अमन को बुलाना चाहूंगी, जो यहाँ पर आकर धन्यवाद ज्ञापन करे सर का। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ, आवाज आ रही है। तो आज साहित्य मंजूषा की 9वीं कड़ी में आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। सबसे पहले हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे डॉक्टर अजीत कुमार पुरी सर का, कि उन्होंने अपनी व्यस्तता में से अमूल्य समय निकालकर अपने व्याख्यान में से हम सभी को लाभान्वित कराया। आपने बहुत ही सहज और सुघड़ ढंग से विषय को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। आशा है आगे आने वाले समय में भी जब कभी आगे होने वाली
आने वाली कड़ियों में भी आप सब